नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पूर्वांचल संदेश के लिए दुर्गेश कुमार ओझा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु का स्थान माना जाता है बस्ती, और हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये धरती है अगौना। हमारे बीच में ग्रामीण स्वास्थ्य वेलफेयर एसोसिएशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम आज समसामयिक विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल संदेश टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं देश की जनता को होली से पूर्व ही दिल की गहराई से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आमतौर पर देखा जाता है सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। फिर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल सरकार जो कार्य कर रही है ये सराहनीय है, लेकिन जिससे सरकार के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था है ये सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उस स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिस स्तर पर सरकार चाहती है। सरकार ने ब्लॉक लेवल पर CHC PSC की स्थापना कर दी, लेकिन जो चिकित्सकों की संख्या है, जो वहाँ पर परिचारिकाएँ होनी चाहिए, स्टाफ नर्स होनी चाहिए, इनकी व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इमरजेंसी में लोग अगर जाना चाहते हैं तो पता लगा 2 बजे अस्पताल बंद हो जाता है या चिकित्सक नहीं है। ऐसे में जिला मुख्यालय जाना लोगों के लिए कठिन बात है। या फिर मान लीजिए कोई जिला मुख्यालय पहुंच भी गया, 1 दिन 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो वहाँ से 10-15 इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। वह इंजेक्शन लगाने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? उस इंजेक्शन को हमारे ही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक लगाते हैं। अगर पेशेंट इस कंडीशन में को उठ के नहीं जाने लायक है तो सरकारी अस्पताल के स्टाफ नर्स या डॉक्टर लगाने तो नहीं जाते हैं। ये लगाने का कार्य जो होता है ये हमारे ही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि ये अप्रशिक्षित हैं। कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति इंजेक्शन कैसे लगा सकता है? सोचनीय विषय है। आमतौर पर लोगों का कहना है कि एक डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है, जबकि आपके ग्रामीण स्वास्थ्य वेलफेयर एसोसिएशन का कोई भी सदस्य नीट क्वालिफाई नहीं है। ऐसे में आपको डॉक्टर का दर्जा क्यों दिया जाए? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। दरअसल डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य सेवक बनने के लिए नीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे स्वास्थ्य सेवक हैं ये कभी डॉक्टर नहीं लिखते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य सेवक हैं। स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक उपचार सरकार भी कहती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि प्राथमिक उपचार आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ हमें नीट क्वालिफाई की जरूरत नहीं है, हमें अल्पकालिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसा कि सरकार के यहाँ से तमाम कोर्सेज चलते हैं, और मैं अगर आपको बैक डेट में ले जाऊँ तो बहुत पहले RMP हुआ करते थे। ये जो RMP चिकित्सक होते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ 3 साल 4 साल रहते थे तो उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की उपाधि दे दी जाती थी। हालांकि उस समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ना के बराबर थी तो ये दे दिया जाता था, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब क्या है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमें इन्हीं स्वास्थ्य सेवकों की जरूरत पड़ती है, जो 24 घंटे आंधी तूफान हो या बारिश हो तो ये बेचारे वो सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं ये सीखे हुए हैं। किसी डॉक्टर के यहाँ, MBBS के यहाँ या ग्रामीण चिकित्सक के यहाँ उस समय दिए हैं, सीखे हैं। तो इनको हम सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इनको ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक का दर्जा देते हुए इनको कम से कम 1 साल का प्रशिक्षण, भले ही वो शुल्क लेकर के लगाया जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए। हम डॉक्टर बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सेवक बनाने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा जो होती है देश स्तर पर, उससे MBBS की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी भी विधा है, ऐसी भी व्यवस्था है सरकार में कि नीट के बगैर भी आदमी डॉक्टर बन सकता है? जी बिल्कुल, सरकार के पास ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जो डॉक्टर तो नहीं लेकिन स्वास्थ्य सेवक जरूर बना सकता है। नीट क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति BDS कर सकता है, MBBS कर सकता है, BMS कर सकता है, BHMS कर सकता है। लेकिन सरकार ने एक पैथी लॉन्च की थी कुछ दिन पहले और लोग मांग भी कर रहे हैं BEMS, उसके लिए नीट की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार के यहाँ से लोग कहते हैं और तमाम संस्थाएं व्यापक स्तर पर चल रही हैं जिसे CME CD कहते हैं। लोग कहते और उसमें लोग दिखाते भी हैं
कॉलेज वाले कि 110 दवाएं वो एंटीबायोटिक के साथ चला सकते हैं CMHCD, और किसी राज्य में CMHCD मान्य है तो किसी में अमान्य है, लेकिन उसके लिए भी नीट की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग डी फार्मा बी फार्मा करके आते हैं, उसके लिए भी नीट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक बनता कैसे है। जो बड़े अस्पताल वाले हैं, इन लोगों के पास अगर टोटल लोग डिग्री लगा दें तो लोग उतना एक्सपेंस दे नहीं पाते हैं। तो जो गांव का सीधा साधा लड़का है और गरीब है, फीस नहीं जमा कर सकता है, पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहा है, घर की आवश्यकताएं हैं, तो हॉस्पिटलों में जाकर के उस सेवा कार्य करता है और उसका ज़बरदस्त तरीके से वहाँ शोषण होता है। 4 साल 5 साल 10 साल वो 1000 2000 3000 रुपये में काम करता है। जब उसकी आवश्यकताएं व्यापक स्तर पर बढ़ जाती हैं और उसके पास इतनी ट्रेनिंग हो जाती है जितना उस MBBS के पास 5 साल में पढ़ा हुआ है, तो कहीं पे एक छोटी सी क्लिनिक खोल करके प्राथमिक उपचार चालू करता है, जो ये बड़े डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से झोला छाप जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक होता पैदा होता है और वही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक क्षेत्र में सेवा दे रहा है। और उसी की मैं मांग कर रहा हूँ कि इनको जैसे CMHCD, अभी मैंने आपको बताया, आप भी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से स्वर्गीय जो है एक विश्वविद्यालय लॉन्च किया है। वहाँ पे 25,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, ऐसा वीडियो मुझे मिला है, और 1 साल की ट्रेनिंग है। इसके बाद उन्हें मान्यता दी जाती है। बिहार सरकार ने ENIOS एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान है, उसके तहत 1 साल का प्रशिक्षण देकर के 24,000 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक का दर्जा प्रदान किया है। RMP आज भी पश्चिम बंगाल में मान्य है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में क्यों नहीं? तो विधा तो है, लेकिन सरकार को करना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उसके तुलना में अब की विधानसभा में 2,80,000 लोगों ने, अधिक लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। समाचार पत्रों में छपा नोटा की माया, विधानसभा चुनाव के बाद छपा नोटा की माया, कोई जीता कोई हारा। ठीक है, तो मेरी बात भी हुई थी आपसे कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, अन्य पार्टियों ने नहीं मानी, तो हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? दरअसल हम लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम लोग स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, जो कि देश और समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था है। मैंने इन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों के प्रशिक्षण को लेकर के जब संगठन बनाया, तब से लेकर के अखिलेश यादव माननीय मायावती जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को लगायत तमाम पार्टियों को मैंने लेटर के माध्यम से चुनाव के पूर्व ही अवगत कराया था कि अगर हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों के मुद्दे को कोई अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा तो हम उस पार्टी के समर्थन में लोगों को लेकर खड़े होंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम बिन बुलाए मेहमान किसके यहाँ जाएं? अंत में मुझे यह निर्णय लेना पड़ा कि हमारे जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक संगठन के लोग हैं, इन नोटा का प्रयोग करेंगे और रिजल्ट सामने है। लगभग 26 सीटों पे जो हार और जीत का अंतर रहा वो नोटा से भी कम का रहा। यहाँ तक कि कुछ विधायक तो ऐसे जीते हैं या हारे हैं जो 215 वोट से जीते और हारे हैं, जो न्यूनतम है। और वहाँ पे अगर उस विधानसभा की हम बात करें तो 1800 नोटा का बटन दबा है। अगर वो सेकंड पार्टी को मिलता तो रिजल्ट बदल जाता। तो हमारे लोगों ने नोटा का प्रहार किया और 26 सीटों को क्या सरकार को हिला के। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है आज के समय में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? दरअसल अगर हम सबसे पहले सरकार से मांगों की बात करें तो हमारी एक मांग जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गरीब व्यक्ति जिसके पास 10 रुपये होते हैं वो ऑटो का किराया देगा या 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा कर के वो 1 रुपये की पर्ची कटाएगा, तो उसके लिए सर्वसुलभ होते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक, जो आ करके 10 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं, तब भी वो दवा लेके जाते हैं। हर घर को स्वास्थ्य सेवा देना, स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार का भी लक्ष्य है और हमारा भी। हमारी सरकार से मांगे हैं कि अगर हमारे लोग कम प्रशिक्षित हैं तो उन्हें 1 साल 2 साल की जो भी आपकी व्यवस्था हो उनको ट्रेनिंग दे करके उस योग्य बनाया जाए को कि जैसे आप क्षय रोग के लिए मुहिम चलाते हैं, घर घर आशाओं को भेजते हैं सर्वे के लिए, हमारे यहाँ लोग खुद आते हैं, हमें पता होता है कि कौन से लोग को क्या बीमारी हो सकती है। हम लोग यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं किसको क्षय रोग है किसको नहीं। ऐसे मुहिम में हमको लगाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ताकि जो कमियां हो रही हैं उसको हम दूर कर सकें। हम सरकार के विरोधी ना होकर सरकार के सापेक्ष हम सरकार की व्यवस्था को सुधारने वाले लोग हैं।
जो इमरजेंसी में 24 घंटे काम आते हैं। जैसे सरकार ने कि एक नियम है कि अगर आप कोई नई मोटरसाइकिल ले लीजिए, नई वाहन ले लीजिए, उसमें फर्स्ट एड किट होता है। तो क्या ड्राइवर को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आप फर्स्ट एड किट कैसे उपयोग करेंगे? देहात का फर्स्ट एड किट यही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक है, जो इमरजेंसी में काम आता है। रही बात बेरोजगारी की, सरकार ने पिछले सालों में कहा था और लोगों ने बड़ा मुद्दा उठाया था कि अगर रोजगार नहीं तो पकौड़ा तले, और विपक्षी दलों ने खूब जमकर इसे वायरल किया। सरकार का कहना ठीक था कि आप पकौड़ा के बदले स्वरोजगार अपनाओ। मुद्दा ये था, हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक स्वरोजगार अपना रहे हैं, कहीं से प्रशिक्षण ले करके अगर वो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य सेवक कभी सरकार से कहे ही नहीं कि हमें रोजगार दीजिए, ये स्वरोजगार अपनाएं जो सरकार कह रही है। तो हम तो बेरोजगारी को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बीमारी को भी। देश की सबसे बड़ी बीमारी स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी, और दोनों को हम खत्म कर रहे हैं। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा दे करके देश का समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक को, जैसे आपने कहा कि आवश्यकता क्यों पड़ी जब नीट क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो सबसे बड़ी आवश्यकता धरातल को होती है और धरातल पर कार्य करने वाले यही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक होते हैं, जो बेरोजगारी के साथ साथ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करके सर्वे भवन्ति सुखिनः की कल्पना को साकार बना रहे हैं।